हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दर्श, ऋतुल, इसके बाद में इनकी एक लड़ाई भी हुई। क्लियर है ऑडियो वीडियो? यस ऋतुल, गुड मॉर्निंग। डजंट मैटर। यस गाइस, एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? हाँ सर। यस यस, ओके। वेनु, वेनु, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर और क्या, या फिर आप थे लास्ट लेक्चर? You can type in chat or you can even use your mic. मतलब यार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं, आगे का लेक्चर हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, एंड सेकंड लेक्चर है तो नो वरीज। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बेसिक्स अकाउंट क्वेश्चन। Do you know which balances are carried forward? Both or only P&L or only balance sheet? ओनली बैलेंस शीट सर। Which balances get carry forward? कौन से बैलेंस होते हैं जो दूसरे साल अगले साल क्या है कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं? बैलेंस शीट। Yes, balance sheet. Everyone agrees? एक बेसिक चीज है जो आपको अकाउंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। एक 5 मिनट हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस हम जो हमारा फ्लो है अकाउंटिंग रिसीवेबल्स उसमें आ जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको पता ही होगा, लेकिन स्टिल हम कवर कर लेते एक बार कि बाय चांस अगर आपको उस कॉन्सेप्ट में से कोई भी थोड़ा सा भी कोई आइडिया अगर ना हो तो दिस इज द प्लेस वेयर यू मेक इट क्लियर। तो सबसे पहले कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, ठीक है, तो एंट्रीज जो होती है वो कुछ बेसिक टाइप्स की एंट्रीज ही रहेंगी, जो ऑलमोस्ट 4-5 टाइप्स की एंट्रीज है which will make 99% of transactions of your accounting। क्या बोल रहा हूं मैं कि कुछ बेसिक चीजें जो होती है वही एंट्रीज क्या होती है, मैक्सिमम एंट्रीज पूरे साल में होती है अगर कोई अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है तो। फॉर एग्जांपल सेल्स हो गया, परचेस हो गया एंड एक्सपेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस में जो मेजोरिटी पोर्शन रहेगा ट्रांजेक्शंस का वो तो ये सभी रहेगा। फिर कुछ ऑफ बीट आइटम्स होगी कि भाई प्रायर पीरियड करेक्शन, एडजस्टमेंट्स करना है, रिजर्व्स क्रिएट करना है, करेक्ट। लेकिन जो मेजर चंक जो है कि भाई जितने भी टोटल एंट्रीज रहेंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली ऑल दिस एंट्रीज। एक सिंपल एग्जांपल अगर ले तो कोई भी एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, तो लेट्स से अगर सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस टू कैश। अब अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आपको बाकी सारे एक्सपेंस की एंट्रीज भी आएगी, करेक्ट। रेंट है तो क्या होगा, रेंट एक्सपेंस टू कैश, करेक्ट। बिल्डिंग मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस, फर्नीचर एक्सपेंसेस जो भी है एक्सपेंस डेबिट टू कैश। यानी अगर आपको ये एंट्रीज का लॉजिक पता और आता है तो आपका क्या है, मेजर जो एक्सपेंस रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन है उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, जनरली उसका जो मेन फंडामेंटल बेसिक मॉडल क्या होता है कि हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं
और हम लोग ट्राई करेंगे कि वो क्या है, हम जितने हमें उसका कॉस्ट पड़ा उससे ज्यादा हमें सेल करें, ताकि जो हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा मार्जिन, वो रहे हमारा प्रॉफिट। तो बेसिकली बिजनेस ओपन किया है तो एक काम तो हम करने वाले ही, सेल्स। तो अगर कैश सेल्स है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्रेडिट सेल के बेस पर, तो उसमें एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल टू सेल्स। लेक्चर માં ખાલી બે ત્રણ સ્ટુડન્ટ જ છે. इन सिमिलर फैशन ये तो हो गया सेल्स की बात। तो परचेस में भी सेम लॉजिक, परचेस इज आवर एक्सपेंस, सो परचेस विल बी डेबिटेड टू कैश। और अगर क्रेडिट परचेस रहेगा तो हम लोग क्या क्रेडिट कर देंगे, और टू पेएबल। सो व्हाट आई एम शोइंग यू गाइस कि ऑलमोस्ट ये जो 3 जर्नल एंट्रीज है, उसमें अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहीं पे अगर अकाउंट एज ए अकाउंटेंट आपने ज्वाइन किया, या फिर आप एज एन ऑडिटर किसी का रिव्यू कर रहे हो, तो मेजोरिटी जितने भी पूरे साल के अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो तो यही सारी एंट्रीज रहेंगे, करेक्ट। ये क्या करे, जो पहला है वो ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंस के लॉजिक कवर कर दिए। ये हो गया सेल्स, ये हो गया परचेस। अब आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग का फ्लो कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेजर्स। उसके बाद क्या होता है, फाइनली हम लोग लेजर पोस्टिंग के टोटल्स वगैरह करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद P&L बनता है एंड बैलेंस शीट। एवरीवन नोज दिस फ्लो। नाउ आप लोग जो अगर कोई स्टूडेंट्स है तो अगर शायद आइडिया ना हो, बाकी जिन्होंने प्रैक्टिकली बाहर काम किया हुआ है या फिर आपने टैली वगैरह यूज किया है, तो आपको ये चीज पता होगी कि इन रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड अकाउंटेंट्स जॉब गेट्स ओवर हियर। मतलब अकाउंटेंट का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, जर्नल एंट्री पास करना, बाकी का सारा जो प्रोसेस है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, वो ऑटोमेटिक रियल टाइम में आजकल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में हो जाता है। तो दैट्स द रीजन कि अकाउंटेंट्स को अगर आप जॉब में देख रहे हो तो इतना पे मिलता भी नहीं है। एक तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, प्लस अब अकाउंटेंट्स के एंड से सिर्फ यही चीजें एक्सपेक्ट की जाती है, और उसमें क्या होता है, मेजरली ये एंट्रीज। तो इतना बड़ा कंट्री का पॉपुलेशन है, तो एम्प्लॉयर्स को भी क्या लगता है कि ये 3-4 एंट्रीज करने के लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत है नहीं। सो दैट्स व्हाई, ये तो रियल पिक्चर बता रहा हूँ कि क्यों भाई अकाउंटेंट्स को ऐसा जो पैकेज नहीं मिल रहा है जो अगर किसी और इंडस्ट्री में किसी और लोगों को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर आपने जैसा ये पास कर दी, अगर करेक्ट पास की, बाकी का जो आपका जो काम है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, ईयर एंड में आपको फाइनलाइजेशन और कुछ एंट्रीज वगैरह करनी पड़ती, बट मोर और लेस दिस इज द पिक्चर। लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जनरली ये क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको क्या सिर्फ क्या डेटा एंट्री करने के लिए तो कोई हायर नहीं करेगा, करेक्ट। सो आपको वैल्यू एडिशन देना चाहिए। वैल्यू एडिशन आप तभी दे पाओगे जब आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होगा कि ये फर्स्ट स्टेप है। आई एम श्योर आप लोगों को किसी को भी अभी तक जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं। जैसे ही आप ये काम करते हो, वी नो एवरी जर्नल एंट्री मतलब बेसिक एटलीस्ट, जिसमें आप किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हो, किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो जितना आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया उतने लेजर्स में इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं फर्स्ट एंट्री को पकड़ के चलूं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, तो एक सैलरी अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सैलरी। उसी तरह से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये सेल्स वाले चक्कर में जाए हम लोग, तो कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सेल्स बनेगा, एंड
नीचे अगर आप देखो तो परचेस अकाउंट। सारे अकाउंट्स में नहीं बना रहा हूं मैं, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिखाना चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, एंट्रीज जो है वो तो ये सारी रहेगी, अच्छा परचेज हो या सेल हो, करेक्ट, रिपीट होती रहेगी। हो सकता है साल में 10,000 सेल्स एंट्री हो, लेकिन एंट्री तो ये दोनों में से कोई एक ही होगा ना। सेम गोस विद परचेज, सेम गोस विद अदर एक्सपेंसेस। तो ये बेसिक सा नॉलेज एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। सेकंड स्टेज जो होता है, जैसे कि अगर हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने ऊपर का तो कर लिया था। तो सेल्स अकाउंट होगा तो ये जो उसका सेल्स अकाउंट है उसमें यहाँ पे बाई कैश आ जाएगा, और अगर क्रेडिट सेल है तो क्या आ जाएगा, बाई रिसीवेबल्स। और यहाँ पे कैश अकाउंट में क्या आ जाए, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसी तरह से परचेस में क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, अगर कैश परचेस है तो टू कैश अकाउंट, एंड क्रेडिट है तो टू पेएबल। तो ये कुछ हमने बेसिक ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ एन अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग एंट्रीज वुड बी, करेक्ट। अब क्या होता है, इसी तरह से एंट्री तो आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, लेकिन एंट्री तो ऐसी तरह से पास होगी, लेकिन पूरे साल में हजारों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती जाएगी, रियल टाइम में लेजर्स में वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंस है तो ये 2 कैश किया, ये फर्स्ट मंथ है, तो ऐसे 11 मंथ और आएंगे। उसी तरह से जितने सेल्स आप करोगे तो इतने यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। सेम गोज विथ कैश अकाउंट, सेम गोज विथ परचेस। तो पूरे साल में इसी तरह से लेजर पोस्टिंग होता रहेगा, एंट्रीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो साल के एंड में क्या होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, सेल्स अकाउंट है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो जनरली कहाँ पे आएगा, एंड परचेस है तो बैलेंस कहाँ पे आएगा। ये क्या प्रोसेस हुई, आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, फिर उसको उसी हिसाब से जो डेबिट किया है उसको लेजर में डेबिट साइड इफेक्ट दिया, क्रेडिट किया है उसको क्रेडिट साइड इफेक्ट दिया, एंड ये प्रोसेस ओवर द ईयर चालू ही रहेगी। एंड एट द एंड क्या होगा कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई है उतनों की इफेक्ट लेजर में जा चुकी है। नाउ योर सेकंड स्टेप इज कि आपने टोटल वगैरह करके बैलेंस निकाल दिया। नाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन कि विच आर P&L आइटम्स एंड विच आर बैलेंस शीट आइटम्स। तो सैलरी क्या है, P&L आइटम है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, बाय P&L करते हो। और P&L आइटम्स क्या है, तो सर सेल्स है, तो ये हो जाएगा 2 P&L। सेम गोज विथ परचेस, बाय P&L। एंड लास्ट में कैश अकाउंट जो है, लेकिन सर कैश अकाउंट तो P&L आइटम नहीं है, करेक्ट। कैश अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट आइटम है, उसको अभी होल्ड करते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें करते रहोगे तो जितने भी P&L आइटम्स है उसमें आपने एट द एंड क्या किया, बाय P&L किया, टू P&L किया, बाय P&L किया। डियर फ्रेंड्स, आप इसका मतलब समझ रहे हो। आफ्टर डूइंग दिस थिंग, व्हाट वुड बी बैलेंस इन सैलरी अकाउंट, 0, यस और नो। आपने टोटल दिया, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जो आया आंसर आया उसे क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। अब अगर वो P&L आइटम्स है तो आप उसको P&L में ट्रांसफर कर रहे हो, दैट मींस कि जो ये पर्टिकुलर अकाउंट्स है उनका बैलेंस क्या हो जाता है, 0। तो आफ्टर दिस बाय P&L बैलेंसिंग फिगर्स एंट्री रिकॉर्डिंग, व्हाट हैपेंस, आपके सैलरी अकाउंट का बैलेंस 0। जैसे आपने सेल्स में पूरा क्रेडिट साइड किया, कुछ सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट साइड भी होगा। जो फाइनल फिगर आया वो क्या है, आपके पूरे साल का सेल्स। जो आपने P&L में ट्रांसफर किया उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, 0। सेम गोज विथ परचेस अकाउंट। नाउ
ये तो हमने 3 एग्जांपल लिए, लेकिन दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन हो इस थियरी में फिट तो होगा ही ना। उसके बाद क्या होगा कि आप हर एक चीज को बाय पी एंड एल टू पी एंड एल करते जा रहे हो, तो हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है कि पी एंड एल भी अपने आप में क्या है, इट्स एन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या है, अपने आप में एक अकाउंट है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम अकाउंट बोलते हैं और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में क्या है, इट इज एन अकाउंट। नाउ यू नो, आपको पता है कि आप सेल्स कहां पे लिखते हो, पी एंड एल में, क्रेडिट साइड पे। लेकिन क्यों लिखते हो पता है, क्योंकि आपने सेल्स की एंट्री क्या करते हो, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये वाला लेजर बनता है। और जब ये लेजर आपका बना, तब आपने लास्ट में क्या किया, टू पी एंड एल, यानी पी एंड एल में क्रेडिट साइड इंपैक्ट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड जो पी एंड एल का होता है, वहां पे क्या आ जाता है, बाय सेल्स। तो ये एक एग्जांपल है। उसी तरह से परचेस बाय पी एंड एल है, यानी यहाँ पे आ जाता है टू परचेस। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, अब सब कुछ मैं वापस नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन यू आर गेटिंग द आइडिया राइट, कि किस तरह से एक्सपेंसेस और इनकम आपकी पी एंड एल बैलेंस शीट में आके बैठ जाते हैं। अब पूरा इस तरह से, हमने तो 3 ही एग्जांपल लिए, लेकिन जितने भी पूरे साल में पी एंड एल आइटम्स होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। व्हाट इज द अंडरलाइंग रूल, कि वो अकाउंट का अपने आप, मतलब पर्सनल खुद का बैलेंस क्या हो गया 0। एंड पी एंड एल में आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और डेबिट साइड का टोटल करोगे। जनरली दोनों साइड आ सकता है बैलेंस, लेकिन जनरली हमने क्या देखते हैं हम सम्स में, कि प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो मान लो कि प्रॉफिट आता है, तो डू यू गाइस नो कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट आ रहा है या फिर नेट लॉस आ रहा है, वॉट एवर, व्हाट इज दैट एक्चुअली। तो सर हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, हमने डेबिट साइड का टोटल किया, उसका मतलब यह है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो क्या है, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है डियर फ्रेंड्स। अग्री कर रहे हो आप लोग, क्लियर है लॉजिक, कि जब आपने सारी पी एंड एल आइटम्स यहाँ पे लाके डाल दी पी एंड एल में, और उसके बाद आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करते हो, और उसके बाद क्रेडिट डेबिट में माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, उसका मतलब क्या है कि पी एंड एल इज एन अकाउंट, तो उसका बैलेंस इतना रहेगा, डेबिट या क्रेडिट। तो आपने क्रोनोलॉजी देखी सारी, कि सारे एक्सपेंसेस है वो क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। और अब यानी जितने भी पी एंड एल आइटम्स थी वो सारी 0 हो चुकी है, और अब हमारा जो पी एंड एल है उसमें भी हमने सारे पोस्टिंग कर दी, और अब हमें फाइनली क्या हुआ है, एक बैलेंस मिला है। अब याद करो आप लोग 11th-12th में जब वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऐसे सारे चैप्टर्स पढ़ते थे, तो नेट प्रॉफिट को कहां लेकर जाते थे, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस, क्या करते थे, उसका एडजस्टमेंट क्या होता था उसका। कैपिटल अकाउंट में, यस, प्रोप्राइटर होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनरशिप होगा तो पार्टनर्स के रेशियो में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस निकाला और उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें ये पी एंड एल का अमाउंट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हो तो और नेट लॉस हो तो, जो भी हो। तो अगेन सेम क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू डू दिस इफेक्ट, कि आपने जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, then now tell me what is the balance of P&L account। समझ आ रहा है आपको, आपने पी एंड एल का बैलेंस निकाला और उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, उसका मतलब क्या हुआ, नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ योर पी एंड एल अकाउंट, इट इज 0। यस दर्स, परफेक्ट। अब हम स्टोरी में वापस जाए तो हमने क्या किया था, जर्नल एंट्रीज पास की और सारे लेजर्स बनाए, और हमने सारे पी एंड एल आइटम्स को क्या बोला, टू पी एंड एल करो। तो आपको पता है कौन से अकाउंट्स बच गए, जो बैलेंस शीट आइटम्स थे। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, क्या हम कैश अकाउंट में ऐसा करते हैं टू पी एंड एल बाय पी एंड एल, नहीं।
फिर आपका जो रिसीवेबल्स का लेजर होगा, पेएबल्स का लेजर होगा, फिक्स्ड एसेट का लेजर होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जो बैलेंस शीट आइटम्स है वो सबका बैलेंस आया होगा, कुछ ना कुछ बैलेंस तो आएगा। उसको हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर। तो अब आपको लॉजिक समझ में आया कि क्या होता है कि P&L आइटम्स को हम पहले जीरो कर देते जब उनको हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस खुद का जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो हम कैपिटल में ले जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि सारी P&L आइटम्स और P&L खुद क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब बैलेंस सिर्फ किसमें बचा, बैलेंस शीट आइटम्स में। सो दैट इज द रीजन कि हमेशा हम क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप देखते हो ना कि हमारा कैश होता है तो हम पिछले साल का बोलते हैं कि भाई पिछले साल का लास्ट डे पे हमारा 1 लाख का कैश था तो ओपनिंग 1 लाख। सो दैट्स द रीजन, क्योंकि कैश जीरो नहीं किया था ना हमने। बट क्या कभी आपने किसी P&L में देखा है कि हम लोग सेल्स लिख के बोलते हैं कि भाई इसमें से 15 लाख पिछले साल का सेल्स, 10 लाख उसके आगे का सेल्स और इस साल का 5 लाख? ऐसा P&L में हम कभी नहीं करते, करेक्ट? तो एक बेसिक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। जनरली आपने अकाउंट्स तो पढ़ा होता है और आपको ये सारी चीजें भी पता होती है कि कहाँ लिखना है, क्या लिखना होता है। लेकिन ये सारी बेसिक चीजें जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो कई बार क्या होता है, फैकल्टी ने बताया नहीं होता है, और कई बार बताया भी होता है तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल का नहीं होता है कि आप ये कॉन्सेप्ट टोटालिटी में ग्रास्प कर पाओ। बट नाउ आई एम श्योर कि आप लोग इतने बड़े मैच्योर हो चुके हो कि आप पूरा फ्लो है वो एक बार समझ गए। तो अकाउंट्स को मैं तो इसलिए बोलता हूं कि इट्स एन इजी सब्जेक्ट, क्योंकि आपका बेस चेक पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको लॉजिक समझाया। बाकी रियल वर्ल्ड में तो क्या होगा कि अकाउंटेंट को हमको जाके बस ये परचेस सेल्स वगैरह के वाउचर दे देने, वो क्या करेगा, एंट्री कर देगा। उसके बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। और आपके एग्जाम एंगल से भी उसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट द आइडिया ऑफ जर्नल एंट्री, अगर आपकी जर्नल एंट्री सही होगी ना डियर फ्रेंड्स, तो मॉडर्न अकाउंटिंग वर्ल्ड में आपका कोई बैलेंस शीट टैली ना होने का या गलती होने का स्कोप ही नहीं होता है। सो एज एन अकाउंटेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जस्ट जर्नल एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में दे दिया। आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि भाई क्या कैरी फॉरवर्ड होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन लॉजिक शायद सबको ना भी पता हो, और पता था तो कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो गया है। ओके, नाउ हम वापिस हमारे चैप्टर पे आते हैं और छोटा सा फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ठीक है। और फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स रहे हैं वो हम कवर कर लेंगे। आपको नोट्स तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में दे दी थी। आई होप आपने क्वेश्चंस वगैरह देखे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज देख लेना। रिसीवेबल्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो डेफिनेशन बाइफरकेशन किया, ट्रेड रिसीवेबल, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स। डियर फ्रेंड्स, पेएबल में भी ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम लोग गुड्स लेते हैं तो उसके पेएबल्स को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स। लेकिन मान लो कि हमने हमारे वहां क्या किया, एसी रिपेयर करवाया, ठीक है। तो हमने 30 मार्च को एसी रिपेयर करवाया लेकिन पैसा नहीं दिया, 31 मार्च अपना क्लोजिंग हो जाता है। तो ये भी पेएबल्स है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, अदर पेएबल्स। तो आपको आइडिया आ रहा है ये कैसे डिफर्केशन हो रहा है कि जब हम जिस गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर उसका पैसा बाकी होता है तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल या पेएबल बोलते हैं, और बाकी सबको अदर यानी कि नॉन ट्रेड। तो बस इतना ही चीज है फर्स्ट पैराग्राफ में, बाकी कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स का जो अकाउंट होता है वो कैसा दिखता है, तो यू गाइस वेरी वेल नो, जनरली उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग लिखा, यहाँ पे डेबिट से बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट से लेस होता है। तो जितना क्रेडिट सेल बढ़ेगा उतना आपका डेटर्स बढ़ेगा। जब कैश आ जाएगा तो वापिस कम हो जाएगा। राइट ऑफ यानी बैड डेट्स, कन्वर्जन टू नोट रिसीवेबल मैंने बताया था कि ये शायद आपने नहीं सुना हो। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या है, क्रेडिट सेल में टाइम देते हैं उसको कि भाई 2 महीने में पैसे देना, 3 महीने में पैसे देना। उसके बाद भी वो नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग ऐसा मानेंगे कि हमने तेरे को गुड्स नहीं लोन दिया है। सर क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये आइटम क्या है कि डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल से निकल के लोन रिसीवेबल में चला जाएगा।
क्लियर। फिर एग्जाम्पल था, सिंपल था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किया था। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस ये सारे चैप्टर में से आएंगे ना डियर फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने आपको अकाउंट बताया है ना कि भाई अकाउंट रिसीवेबल में ये चीज आ सकती है, तो इस टॉपिक में से एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाना क्या है सर कि ये सारी में से मैं कोई एक फिगर मिसिंग रखूंगा। मैं या तो बैड डेट मिसिंग रख सकता हूँ, कैश कलेक्शन मिसिंग रख सकता हूँ, कोई भी। लॉजिक समझ रहे हो ना आप कि 5 या 6 चीजें, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट, सेल्स वगैरह वगैरह। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इसमें से सारी अमाउंट देगा और एक मिसिंग रखेगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या डेबिट साइड होता है, क्या क्रेडिट साइड होता है, फिर आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा वो आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पाए जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ना पूछना ही पड़ेगा, 100 एमसीक्यूज पूछने हैं उनको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आई एम श्योर आप लोग हैंडल कर पाओगे। बस आपको आपके जो रफ पेपर आपको दिया जाता है उसमें आपको बस ये अकाउंट बना देना है, जितनी फिगर्स दी गई है उनको सही जगह पे प्लॉट कर देना है। सर मतलब ये सिंपल, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल दिया यानी ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग कहाँ लिखा जाता है वो सही जगह पे लिख दो। फिर 31 दिसंबर का बैलेंस दिया यानी ये क्लोजिंग हो गया। तो जितना डेटा दिया है तो अकाउंट में वो कहाँ आता है वो लिख देना है। कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स यानी ये कैश कलेक्शन है, तो 7,75,000 एंड क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 8,16,000। तो यहाँ पे उन्होंने बैड डेट्स मिसिंग रखा था, तो वो लोग कुछ भी मिसिंग रख सकते हैं, लेकिन आप लोग डियर फ्रेंड समझ रहे हो ना ये किस तरह जा रहा है ये क्वेश्चन, कि आपको 4-5 चीजें दी होगी, जो दिया है वो सही जगह पे प्लॉट करो। वो इस क्वेश्चन में क्या कर सकता था, बैड डेट आपको 25,000 दे सकता था और ये ओपनिंग मिसिंग रखता, डजंट मैटर ना, जितना डेटा दिया है उसको सही जगह पे रखेंगे और जो मिसिंग है उसको बैलेंसिंग फिगर रख के अमाउंट लाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी में से सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्लियर। एक ये रीडिंग पैटर्न आपको समझना है कि हमारे डिस्काउंट की दुनिया में इस तरह से अकाउंटिंग में उसको पढ़ा जाता है। 3/20 N/60 ये क्या है, डिस्काउंट है। अगर आप 20 दिन के अंदर पे करोगे तो कॉमा क्या बोल रहा है कि हाँ अगर ऐसा आपने नहीं किया तो वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर आपको पे द फुल अमाउंट, फुल पैसा देना पड़ेगा, जो नॉर्मल क्रेडिट है ना 60 डेज की उसमें। 3/20 N/60 क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई इस तरह से लिख के कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो आपको रीडिंग आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है आपकी बहुत सारे चैप्टर्स है, अगर आपने रिवाइज करके नहीं गए और एग्जाम में आपने देखा 3/20 N/60 तो हो सकता है अपने दिमाग में ना क्लिक हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है वो आपको थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहने, अगर आपको पहले से नहीं पता है, पहले से पता है तो डजंट मैटर। फिर हम लोग ने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चर्चा क्या हो रही है, डिस्काउंट की। तो मतलब क्या है कि कोई चीज 100 रुपए की हो सकती है और क्रेडिट सेल है, उसका मतलब क्या है कि आज वो पैसा नहीं दे रहा है और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जल्दी दे देगा तो 3% डिस्काउंट दूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमको 100 रुपए भी मिल सकते हैं, हमको 97 भी मिल सकते हैं, बट वी डोंट नो एट दिस स्टेज। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ग्रॉस मेथड में क्या होता है कि आप 100 से रेवेन्यू बुक करोगे, नेट मेथड में क्या होता है 97 से बुक करोगे। ठीक है, सेल्स कैसे बुक करते वो तो आपको पता ही है ना डियर फ्रेंड्स, रिसीवेबल टू सेल्स। अगर आपका एक्सपेक्टेशन सही रहता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को बेचा था यहाँ पे, तो मिस्टर ए टू सेल्स क्या आएगा 100 एंड फिर आपका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपने ऐसे ही 100 नहीं लिया ना, आपने 100 लिया, उसका मतलब क्या है कि यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस गाय विल टेक 60 डेज टू पे। तो जब वो पैसा देने आएगा तो कैश टू मिस्टर ए 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होगा, जब हमने 60 सोचा था लेकिन वो 20 डेज में आ जाता है, और अगर वो 20 डेज में आ जाता है तो ऑब्वियसली डियर फ्रेंड्स वो हमको 100 नहीं देगा, कितना देगा 97। लेकिन वो कितना भी पैसा दे, हमें क्या है उसका अकाउंट तो क्लोज करना ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 मिस्टर ए 97 एंट्री पास करोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपने मिस्टर ए का बैलेंस कितने से ओपन किया था 100, अब क्रेडिट 97 से करोगे, ट्रांजेक्शन तो खत्म है लेकिन मिस्टर ए में 3 पड़ा रहेगा। सो ऑलवेज जब आपने सेल करते हो और उसका पूरा पैसा आ जाता है तो हमारा गोल क्या होता है
कि हम चाहते हैं कि भाई उसका लेजर तो 0 हो जाना चाहिए, कैश अकाउंट तो मिस्टर है, लेकिन हमारा दूसरा रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग फिगर जो 3 है वो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो बेसिकली P&L में डेबिट हो जाए, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चंस इतने लॉजिकली इसमें उतने पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, नेट मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिस्टर ए टू सेल्स, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे 97। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन सही होता है तो वो 20 दिन के अंदर हमारे ऑफिस पे आएगा और हम लोग को कैश दे देगा। तो 97 केस क्लोज। लेकिन अगर वो 20 डेज के अंदर नहीं आता है, वो फुल क्रेडिट पीरियड लेता है जो नॉर्मल 60 डेज थी, तो इस बार हम लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग 97 नहीं लेंगे, फिर कितने मांगेंगे हम, 100। लेकिन यहाँ पे भी आप मिस्टर ए को 100 से क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका ओपन ही लेजर कितने से किया था, 97 से। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे 100 से, तो ये तो ऐसा बताएगा कि हम लोगों को मिस्टर ए को 3 रुपए देने, डेबिट 97 क्रेडिट 100, मतलब क्रेडिट बैलेंस 3 हो गया, तो ये तो अपनी लायबिलिटी हो जाएगी। सो एक सिंपल रूल है अकाउंटिंग में, अगर ओपनिंग जो ट्रांजेक्शन था क्रेडिट वाला उसका अगर फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो हमारा गोल क्या रहेगा कि भाई बंदे का लेजर 0 कर दो। तो टू मिस्टर ए को हमें क्या करना पड़ेगा, 97 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। अब लेकिन डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये क्रेडिट साइड है, इसका मतलब क्या है, ये फायदे की बात है। हमने पहले कितनी इनकम बुक की थी, 97, पर 100 आए, उसका मतलब 3 और रेवेन्यू बुक करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, सेल्स डिस्काउंट फॉरफिटेड नॉट टेकन। ऊपर क्या था, डिस्काउंट टेकन, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट नॉट टेकन विथ सर्व एज रेवेन्यू अकाउंट। ऊपर क्या बोला, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड था ना, आपने 100 रुपए की इनकम बुक कर दी थी, और अब वो क्या कर रहा है, आपकी इनकम 3 से कम कर रहा था, इट वॉज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पे हमने सेल्स यानी कि 97 से इनकम बुक की थी, लेकिन पैसा कितना आया, 100। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, सेल्स बढ़ रहा है, बेसिक चीजें थी। फिर क्या आया था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में तो आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि ये कोई भी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रीजन सिंपल है कि हम लोग नेगोशिएशन करके 100 की चीज को 95 पे डील डन कर देते हैं। तो सेलर क्यों पहले 100 पे सेल बुक करके फिर बोलेगा 5 डिस्काउंट, मतलब ही नहीं है ना, जब उसे पता है कि वो 95 देने वाला है सामने वाला। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी बुक्स में नहीं आता है, क्योंकि हमें पता होता है, हम लोग डायरेक्ट फिगर लेते हैं। कैश डिस्काउंट क्यों आता है पता है, क्योंकि देखा ना आपने ऊपर, सामने वाले को नहीं पता होता है कि बंदा डिस्काउंट लेगा कि नहीं। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं होता है। अगर हमने नेगोशिएट करके 100 की चीज को 95 किया, 5 का डिस्काउंट दे दिया, तो स्टोरी ओवर। जो खरीद रहा है वो भी 95 से एक्सपेंस बुक करेगा, जो सेल कर रहा है वो 95 से इनकम बुक करेगा। सो यू शुड नो गाइस कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में एंट्री नहीं होती। सर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके एग्जाम एंगल से ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। कई बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग डिस्काउंट रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि हम लोग 20% का डिस्काउंट देते हैं अगर 200 यूनिट से ज्यादा परचेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं उसको, बंदे को क्या कर रहे हैं कि उसको टेम्प्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ले। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि 200 है, लेकिन कोई 1000 यूनिट ले। तो डियर फ्रेंड्स, 200 और 1000 में तो बहुत फर्क है ना। अब जो 200 यूनिट्स ले रहा है उसको भी 20% डिस्काउंट, ऐसा तो नहीं चले। तो अगर कोई और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एडिशनल इंसेंटिव दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, एडिशनल 10% डिस्काउंट कब, जब 1000 से ज्यादा यूनिट परचेस किए गए हो, 1000 से ज्यादा यूनिट परचेस किए गए हो। खाली मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे 2, 3, 4 अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट आपको दिए हो सकते हैं। कभी भी ऐसा मत करना कि 20 + 10 30%, नहीं। क्या करोगे आप, जो डिस्काउंट पहले दिया है उसको पहले माइनस करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि 100 में से 20% डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करना है, और ये जो फिगर आएगी फाइनली, क्योंकि आप ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हो ना, तो ये जो ग्रीन मैंने किया, ये फिगर आप क्या करोगे, रिसीवेबल इनकम बुक करोगे। आई एम आई क्लियर?
सीरीज डिस्काउंट में हम अलग अलग कंडीशंस के लिए एक से ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। सीरीज उसका नाम ही है, तो आप सीरियली उसको डिस्काउंट करोगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जो फाइनल फिगर आई उससे आप सेल्स बुक करोगे। तो यहां तक आई थिंक हमने कर दिया था। जैसे कि ये एक एग्जांपल था जहां पे वो 40% एंड 10%। फिर मैंने क्या बोला था, वो लोग इस तरह से भी लिख सकते, डजंट मैटर किस तरह भी ट्रेड डिस्काउंट लिखे, 40/10 लिखे तो उसका मतलब क्या है, पहले 40 लगाना है, उसके बाद 10 लगाना है। तो जैसे कि 1 लाख के ऊपर 40% क्या आता है, 40,000। फिर बचा 60,000, उसके ऊपर हमने फिर क्या किया, ये देखो 10%, यानी 60,000 का 6,000। अब ये तो दोनों ही ट्रेड डिस्काउंट है, तो दे डू नॉट गेट रिकॉर्डेड। तो सर ये हम कर क्यों रहे, हम कर इसलिए रहे कि हमें ये पता चले कि सेल्स कितने से बुक करना है, 54,000 टू सेल्स। यहां तक हमारा कल के लेक्चर में हुआ था। और एक मैंने आपको एडिशनल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, वो बैलेंसिंग फिगर्स कैरी फॉरवर्ड वाला। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो नया टॉपिक है। अब मैं आपको एक और बेसिक चीज बता देना चाहता हूं, जस्ट इट विल टेक 2 मिनट्स टू क्रिएट प्रीमाइस। ठीक है, कल मैंने कुछ भी अगर रिसीवेबल का बोला था वो भूल जाइए, एक साइड, एक मतलब अपने दिमाग के एक कंपार्टमेंट में रखिए। फ्रेशली आप ये चीज देखो कि डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, इज दिस करेक्ट एंट्री, मिस्टर ए टू सेल्स 10,000। इस एंट्री का इफेक्ट क्या होता है, तो ये 10,000 हमारा मिस्टर ए जो करंट एसेट है, और असेट डेबिट हुआ, यानी असेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और टू सेल्स अकाउंट है, यानी इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने P&L में क्रेडिट किया है। अग्री? सो एक क्रेडिट सेल की एंट्री पास करने से क्या होता है, आपकी बैलेंस शीट में आपका असेट बढ़ता है, आपके P&L में आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकंड सिमिलर एंट्री, अगेन मिस्टर बी, फिर से क्रेडिट सेल्स है, तो मिस्टर बी टू सेल्स। अब सेम यहां पे भी क्या होगा, 20,000 से डेटर बढ़े, यानी असेट बढ़ा 20,000 से, और आपने सेल्स बढ़ाया 20,000 से, यानी सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 20,000 से। P&L में क्रेडिट हुआ ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स। तो एक तो आपका प्रॉफिट, यानी कि सेल्स बढ़ जाता है, यानी सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड दूसरा क्या होता है, आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनरली क्या होगा, फिर जब पैसा आ जाएगा तो आप लोग क्या है, जो असेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सर कन्वर्ट हो जाएगी मतलब कि आप लोग बोल रहे हो 1 लाख मेरा असेट है, पैसा आने वाला है, तो जिस दिन पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए हो जाएगा। तो आपकी जो करंट एसेट, रिसीवेबल वाली जो असेट है, वो रिसीवेबल में से निकल जाएगी और कैश अकाउंट में चली जाएगी। तो आपके बैलेंस शीट में असेट तो एज इट इज ही रहेगी, एंड P&L में तो सेल्स पड़ा ही है। प्रॉब्लम तब होती है जब क्या होता है कि ये बंदा पैसा नहीं देता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया है कि मिस्टर ए, आपने फिर मस्त सुबह सुबह उठे और फिर न्यूज़पेपर में देखा कि क्या हुआ है कि भाई ये पार्टी को कोर्ट ने क्या कर दिया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। मिस्टर ए इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है, पार्टी उठ चुकी है, पार्टी नादार થઈ गई है, बरोबर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमने प्रोसेस किया ना, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। अगर पैसा आ जाता तो ये सही था, हमारा एसेट बढ़ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ना। लेकिन यार अब तो इंसॉल्वेंट बोल दिया, पैसा नहीं आने वाला है, उसका मतलब क्या है कि वो हमारी एसेट नहीं है, और पैसा नहीं आने वाला है तो काहे का सेल्स, और सेल्स नहीं तो प्रॉफिट क्यों बढ़ा हमारा। तो यहाँ पे हमारा दो टारगेट है। दो टारगेट क्या है कि एक तो प्रॉफिट और असेट, ये दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना था। तो देखो हम लोग कैसे करते थे, ये आपने बेसिक आपके अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि बैड डेट एक्सपेंस है डियर फ्रेंड्स। हमने आगे आगे अभी डिस्कस किया था ना, सारी P&L आइटम का बैलेंस निकाल के हम लोग क्या करते हैं, P&L में ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस है, डेबिट है, यानी ये P&L में क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, डेबिट। उसका जो ऑपोजिट पर्सन था उसने क्या इंपैक्ट किया, क्रेडिट किया था, क्रेडिट। तो आप देख रहे हो सेट ऑफ हो रहा है, आपने सेल्स क्रेडिट किया था और यहाँ पे बैड डेट डेबिट किया, यानी 10,000 क्रेडिट हुआ, 10,000 डेबिट हुआ, दोनों के इफेक्ट नलीफाई। फिर आप क्या करते हो कि आपकी बुक्स में क्या दिख रहा है कि मिस्टर ए इज अवर असेट,
वो हमें 10,000 देने वाला है, लेकिन जब कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इंसॉल्वेंट, कुछ नहीं आने वाला है, तो वो 10,000 नहीं देने वाला है। तो जब आप यहाँ पे मिस्टर ए को 10,000 बैलेंस क्या डेबिट किया था, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, टू मिस्टर ए। सो व्हेन यू एंड पास एंट्री टू मिस्टर ए, उसका मतलब क्या हुआ, 10,000 डेबिट किया था, 10,000 क्रेडिट किया था। नाउ डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मिस्टर ए? 0। तो आप लोगों ने गोल समझा? व्हाट इज द गोल बिहाइंड बैड डेट एंट्रीज? हम लोग हमारी मिस्टेक करेक्ट करना चाहते हैं। हमने असेट बढ़ा दिया था, हमने सेल बढ़ा दिया था, हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया था, तो ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट देगा। ये था बैड डेट। अब कभी बार क्या होता है कि हमें डाउटफुल होता है, तो एक डियर फ्रेंड्स दूसरी प्रोसेस होती है, जब हमारा बैलेंस शीट मतलब ईयर एंड होता है, तो हम लोग बैठ के रिव्यू करते हैं। तो हमारे जितने भी डेटर्स है, हम उनको रिव्यू करके चेक करते हैं कि भाई इसमें से कोई ऐसा रिस्की मामला तो नहीं है, डाउटफुल तो नहीं लग रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, कंजर्वेटिज्म फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। अगर कोई भी पॉसिबल एक्सपेंस या लॉस हो तो हमें बुक करना रहता है। तो जो इतने भी रिसीवेबल्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और अगर उसमें से रिव्यू के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मिस्टर बी डाउटफुल है, मिस्टर सी लगता है टोपी पहना सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अमाउंट साइड में करते हैं। ठीक है, तो डाउटफुल डेट का मतलब क्या है कि आप लोगों को पता है ना, बैड डेट रिजर्व वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा इंटेंडेड रिजल्ट जो है ना डियर फ्रेंड्स, वो तो सेम है। सर सेम है मतलब कि मिस्टर बी, यानी कि ये सेकंड, ये 20,000 वाली पार्टी, ये डाउटफुल लग रहा है हमें, तो फिर से हमारा गोल तो वही है कि असेट नहीं रखना है और P&L में नहीं रखना है उसको, डाउटफुल है। लेकिन कैच क्या है, तो कैच ये देखो, बट we cannot reduce balance in Mr. B's account as there is still a chance that he might pay the amount. तो डियर फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम पैसा मांगते हैं तो कॉल तो करते ही है, लेकिन फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई आपका लेजर भेज दो। तो जब आप मिस्टर बी का लेजर मिस्टर बी को भेजोगे और अगर उसमें आपने ऐसी एंट्री पास कर दी कि भाई डाउटफुल टू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी का बैलेंस 0 हो जाएगा, वो कुछ पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए का बैलेंस 0 करना वाज मेकिंग सेंस। व्हाई? क्योंकि कोर्ट ने ही बोल दिया है कि भाई पैसा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे होप है, तो हम लोग क्यों मिस्टर बी को 0 करें? लेकिन सर हमारा गोल, हाँ तो गोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रास्ता करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो सिमिलर है, क्या, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि प्रॉफिट नीचे जाएगा, लेकिन हमने क्रेडिट क्या किया यहाँ पे देखो, जो आप लोग टू बैड डेट रिजर्व करते थे उसको यूएससीए में हम क्या बोलते हैं, अलाउंस, अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल अमाउंट। ठीक है, सेम चीज है, वो लोग ने वर्ड्स बदल दिए, डिक्शनरी लेके बैठे होंगे, करेक्ट। क्या लिख रहा है वो लोग, टू अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल अमाउंट, ऐसा पैसा जो नहीं कलेक्ट किया जाएगा। सर तो असेट पे इफेक्ट कैसे आया, तो देखो मैं समझाता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट भी कम हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने असेट कम हुआ नहीं लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एसेट प्रेजेंटेशन कम हुआ। सर मतलब, तो मतलब देखो क्या होगा पता है, करंट एसेट में रिसीवेबल्स आएंगे। अब आप देखो मैंने बाजू में क्या नोट लिखी है कि ये जो रिसीवेबल्स होंगे ना, इसमें मिस्टर बी के 20,000 हो गए। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा मिस्टर बी को क्रेडिट किया, समझ आ रहा है? तो इसमें मिस्टर बी का बैलेंस होगा, तो बोले हाँ इट विल इंक्लूड मिस्टर बीस बैलेंस जो डाउटफुल है। लेकिन अदर क्वेश्चन, क्या इसमें मिस्टर ए का बैलेंस होगा? नो, क्योंकि मिस्टर ए को तो हमने 0 कर दिया था। लेकिन फिर आप क्या करते हो, आपने अलाउंस को क्या किया था डियर फ्रेंड्स, इसको आपने क्रेडिट किया था। तो जनरली जो चीज अभी हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में क्या होता है, चीजें डेबिट क्रेडिट में ही चलती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों को फिक्स्ड एसेट में जो करते थे, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हो, तो आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, फिक्स्ड एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर आपका नेट अमाउंट आता है कैरिंग अमाउंट। तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई चीज
किसी और चीज में से माइनस हो जाती है, उसका मतलब अकाउंटिंग की दुनिया में क्या होता है कि उसका बैलेंस ऑपोजिट है। तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो जाता है, वो क्यों पता है? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी तरह से आपने अलावेंस को यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया था, तो वो क्या करेगा? देखो, रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा। तो लॉजिक समझे डियर फ्रेंड्स? आपने यहाँ पे 20,000 माइनस किया, तो बैलेंस शीट में कितना रिसीवेबल दिखेगा? ये पोर्शन। तो आपने देखा हमने स्मार्टली अपना गोल अचीव किया। हमें असेट और बैलेंस शीट, अरे P&L में प्रॉफिट दोनों कम करना था, वो तो किया ही, लेकिन हमें मिस्टर बी को जीरो नहीं करना था। तो आपने देखा हमने कैसे स्मार्टली प्रेजेंटेशन में एक माइनस रख दिया अलाउंस का, और अब हमारे नेट रिसीवेबल्स आ गए, इसमें मिस्टर बी नहीं होगा। यस दर्श? सर थोड़ा रिपीट कर दोगे लास्ट वाला थोड़ा? मतलब आपको क्वेरी पूछनी है कि गलती से प्रेस हो गया? सर रिपीट कर दोगे थोड़ा लास्ट वाला, मेरे को समझ नहीं आया। कैन यू रिपीट विच पोर्शन? द बैलेंस शीट पार्ट। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को करंट एसेट जो है, करंट एसेट का अमाउंट कैसे आता है? रिसीवेबल से। रिसीवेबल का अमाउंट कैसे आएगा? यू विल डू टोटल ऑफ ऑल योर डेटर्स, मतलब मिस्टर ए बी सी डी जेड, जितने भी आपके डेटर्स हैं उन सबके लेजर का जो बैलेंस होता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट अमाउंट को तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो जितने भी आपके डेटर्स है वो सारे डेटर्स का टोटल होगा, और वो सारे डेटर्स का टोटल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा 10 लाख का रिसीवेबल है, उसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल रिसीवेबल्स होंगे जिनका टोटल अगर मैं करूं तो 10 लाख होगा। समझ आया? तो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर ए का बैलेंस क्या हो गया था? 0, तो वो आएगा रिसीवेबल के बैलेंस पे? नहीं आएगा। लेकिन आपने पता है मिस्टर बी का हमें जब बैलेंस रिड्यूस करना था ना, तो हमने जो एंट्री की, ऊपर की एंट्री सेम थी कि बैड डेट डेबिट, लेकिन क्रेडिट हमने मिस्टर बी नहीं किया। देखो यहाँ पे ऊपर हमने क्रेडिट क्या किया था? मिस्टर ए, लेकिन सेम चीज हमने मिस्टर बी में नहीं की, क्योंकि अभी भी एक होप है, हम लोग नहीं चाहते कि वो 0 हो जाए। तो हमने स्मार्टली क्या किया था? एक अलाउंस नाम का चीज क्रेडिट किया था। सर क्या होता है उससे? तो क्या होता है कि अब आप समझो कि मैंने क्या बोला, करंट एसेट में रिसीवेबल में क्या होता है, जितने भी डेटर्स है उनका टोटल करोगे तो सारे डेटर्स में मिस्टर बी भी बैठा होगा। और क्या हमने मिस्टर बी को जब पहली बार टच किया, तब क्या, कब किया था? जब आपने ये सेल बुक किया था, मिस्टर बी टू सेल्स। क्या उसके बाद हमने कभी भी उसको टच किया? तो बोले नहीं, क्योंकि ये एंट्री में तो मिस्टर बी का लेजर नहीं आया ना टच। तो उसका मतलब क्या है कि आपके मिस्टर बी का बैलेंस कितना होगा अभी भी, अगर सिर्फ यही एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो? 20,000। एम आई करेक्ट? तो आपका ये जो करंट एसेट में जो रिसीवेबल्स है, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, उसमें वो 20,000 अमाउंट होगी, ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने मिस्टर बी को टच ही नहीं किया ना। तो क्या लिखा है मैंने? विल इंक्लूड मिस्टर बीज बैलेंस विच इज डाउटफुल, बट इंक्लूड होगा, बट नॉट मिस्टर एस। तो वो तो सही है ना, क्योंकि हमने ऊपर तो बैड डेट एक्सपेंस में तो क्या किया था, उसी को राइट ऑफ कर दिया था। फिर हमने क्या किया, ये जो 20,000 है ना, ये क्या बनाया था? अलाउंस बनाया था। अलाउंस किसके लिए? रिसीवेबल के लिए। तो हमारी बैलेंस शीट में क्योंकि हम लोग क्या करना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहते हैं, तो हमारा ये जो अलाउंस है वो आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो उसका मतलब है अलाउंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या हो जाएगा, माइनस अलाउंस करके बैलेंस शीट में आप सिर्फ ये अमाउंट दिखाओगे, नेट रिसीवेबल।
जिसके अंदर मिस्टर बी का बैलेंस माइनस हो गया। सर कैसे? यहाँ पे निकाल दिया ना हमने। लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? बैलेंस शीट आइटम्स। तो नेक्स्ट ईयर जब कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना। ये जो 20,000 है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम हो गया। और दूसरा बैलेंस शीट आइटम क्या है? रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जो रिसीवेबल्स होगा ना, उसका भी ओपनिंग बैलेंस आगे चला जाएगा। सिर्फ एक पार्ट है, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान देना। मिस्टर बी का ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या होगा? द आंसर इज 20,000। व्हाई? बिकॉज ये जो नेट रिसीवेबल जो मैंने बनाया ना, दिस इज एन इमेजिनरी प्रेजेंटेशन। इस नाम का कोई लेजर नहीं होता है। लेजर होंगे रिसीवेबल्स नाम के और सामने अलाउंस नाम के। तो आपका नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस जो मिस्टर बी का है वो 20,000 एज इट इज रहेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे अलाउंस में बाय ओपनिंग 20,000 आ जाए, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। तो दैट इज हाउ अलाउंस सिस्टम वर्क्स। ठीक है, ये मैंने बताया इंडियन सिनेरियो में। अब आपका जो यूएससीए में है ना, वो ये सारी स्टोरी से अग्री करता है, लेकिन उसको यहां पे प्रॉब्लम है। बैड डेट की एंट्री से यूएस गैप जो हम फॉलो करते हैं यूएससीए में, वो क्या बोलता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो सर कोई हमें ऐसी न्यूज मिली कि भाई कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो सर उससे डील कैसे करेंगे? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो आज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है ना, आपके पास तो ये पड़ा ही रहता है ना ओपनिंग बैलेंस, तो कभी ना कभी आपने उसको डाउटफुल में डाला होगा, और नहीं डाला तो भी क्या है, यहाँ पे आपने नाम थोड़ी लिखा होता है। यहाँ पे क्या हमने डियर फ्रेंड्स मिस्टर बी लिखा? नहीं लिखा ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो अलाउंस आपने बना के रखा है, हम क्या चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे लिखो टू मिस्टर ए। देखो बी तो इसमें ऑलरेडी आ जाता है, क्योंकि बी के लिए हमने क्या किया था, इस तरह से एंट्री पास की थी। जो मिस्टर ए थे बैड डेट हो गया है। यूएस गैप क्या बोलता है कि आप बैड डेट टू मिस्टर ए ऐसा मत करो, बोले ऐसा मत करो, ये जो बैड डेट्स डेबिट कर रहे हो ना वो मत करो। तो सर क्या करें? वो लोग बोल रहे हैं आप अलाउंस थ्रू रूट करो। तो जो मिस्टर ए का 10,000 था वो इस तरह से अलाउंस थ्रू रूट होगा। रिजल्ट तो सेम ही हुआ ना, मिस्टर ए यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यानी 10,000 से वो रिड्यूस हो गया। तो खाली यूएस गैप में क्या ध्यान रखना है, सारे कॉन्सेप्ट सेम, लेकिन जो बैड डेट एक्सपेंस हम जो यहाँ पे कर देते हैं सिंपल बैड डेट टू रिसीवेबल, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग क्या कराएंगे, अलाउंस टू राइट ऑफ। मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है आपको समझाने की। अभी भी कुछ कुछ पोर्शन अगर आपके अभी भी ऑलमोस्ट अगर 100% क्लैरिटी नहीं आया, तो हम लोग 2-3 प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, वहां पे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। अलाउंस जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, उसकी एंट्री हमने क्या देखी अभी अभी, बैड डेट एक्सपेंस टू अलाउंस, करेक्ट। ये क्या है, बैलेंस शीट आइटम है, ये एक एस्टिमेशन है सर। मतलब क्या होता है कि आप लोग जब बैलेंस शीट देखने बैठते हो ना, तब एक एस्टिमेट निकालते हो कि हमारा टोटल 10 लाख का डेटर्स है, उसमें से हमें 25,000 डाउटफुल लग रहा है। तो आप लोग क्या एंट्री पास करते हो, 25,000 टू 25,000। अब आपको पता है ना बैड डेट एक्सपेंस क्या है, P&L आइटम है, यानी नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अलाउंस जो है वो तो बैलेंस शीट आइटम है,
तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब ईयर टू एंड होगा ना डियर फ्रेंड्स, तब आप लोग फिर से बैठ के चेक करोगे कि कितना डाउटफुल लग रहा है। नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। आपका जो नया फिगर है वो 20,000 आ सकता है, वो 30,000 आ सकता है। सर ये दो ही आ सकता है? नहीं नहीं, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करवा रहा हूँ कि एक तो 25,000 से नीचे आ सकता है या 25,000 से ऊपर जा सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप समझो व्हाट डज दिस मीन। तो इसका मतलब यह है कि वो बोल रहा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इतना होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग कितना था? 25,000। तो अगर कोई 25,000 की चीज को 20,000 करनी है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी? ये एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स। समझ आ रहा है? अलाउंस क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है ना, तो ये कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। तो जब आपका नया साल आता है, आप नए फिगर पे आते हो, तो आप पूरा 20,000 का एंट्री नहीं करोगे क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में वो ऑलरेडी 25 पे पड़ा है। तो क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या करोगे? ऐसी एंट्री पास करोगे, अलाउंस डेबिट 5,000 टू बैड डेट एक्सपेंस, रिवर्स। उसी तरह से अगर केस ऐसा आता है कि नए साल में हमारा जो रिक्वायर्ड डाउटफुल जो हमें लग रहा है कि जितना हमें अलाउंस बनाना चाहिए, रिजर्व डाउटफुल जो है वो 30 आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा बैड डेट टू अलाउंस 30,000 नहीं करना है क्योंकि अलाउंस इज अ बैलेंस शीट आइटम। वो आपकी बुक्स में ऑलरेडी 25,000 पे है, तो आपको 25,000 को 30,000 ले जाना है। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? नॉर्मल। 25 तो वो ऑलरेडी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंस 5,000 5,000। आई होप समझ आया। इस पे भी 3-4 सम है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो डोंट वरी। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, अकाउंट्स रिसीवेबल शुड बी प्रेजेंटेड ऑन बैलेंस शीट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो अंडरलाइन, क्रॉस अकाउंट रिसीवेबल reduced by an estimate of uncollectible receivable। समझ आया? खाली यहाँ पे क्या करना है, यूएससीएमए में याद रखना है कि ओनली अलाउंस मेथड इज अलाउड। ठीक है, तो वो जो राइट ऑफ मेथड जो है, डायरेक्ट राइट ऑफ, डायरेक्ट राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैड डेट एक्सपेंस टू मिस्टर ए जो हम लोग करते थे, ये अलाउड नहीं है यूएससीएमए में। फिर मैंने आपको कल बताया था कि सर डाउटफुल जो हमें अमाउंट फाइंड करना है उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर आप हाई एंड मतलब महंगी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं, तो आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये एक्स है, वाई है, ये लोग पैसा डाउटफुल लग रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि आप जितने भी ले से एक्स वाई जेड 3 पार्टी डाउटफुल है, तो तीनों के जितनी अमाउंट होगी वो प्लस करेंगे, एक अमाउंट आएगी, उतना काम क्या कर देंगे? अलाउंस बना देंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप क्या है, गिन सकते हैं कि भाई कौन कौन डाउटफुल है। कोई 3 बंदे डाउटफुल लगे तो उनका जितना भी रिसीवेबल है टोटल करोगे और ये हो जाएगा आपका डाउटफुल। कई बार क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स का नंबर बहुत बड़ा होता है, तो उसमें हम लोग बैठ के ऐसा गिनने नहीं बैठ सकते कि भाई ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड पे जाते हैं। पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं कि भाई हर बार क्या होता है कि बोले 2% लोग तो अपने को टोपी पहना देते हैं, तो हम लोग जितना भी डेटर्स वगैरह का है उससे इंटू 2% करके इतना अलावेंस बना देते हैं। करेक्ट। अब ये अलावेंस फॉर अनकलेक्टिबल अमाउंट जो है वो मैंने आपको बताया, जब पहली बार एंट्री होगी डियर फ्रेंड्स, तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट एक्सपेंस टू अलावेंस। ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। आपको पता है बैड डेट एक्सपेंस क्या है? P&L आइटम है, ये 0 हो जाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट आइटम है। तो फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ यही एंट्री आएगी, ये नहीं आएगा। करेक्ट।
और जैसे ही सेकंड ईयर आएगा तो जो हमारे आगे के साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो उस केस में ओपनिंग आएगा, प्रोविजन आएगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अलाउंस मेथड में क्या हो गया, एक नई चीज ऐड हो गई, ये मैंने आपको वहां पे समझाया था। टू राइट ऑफ्स, doubtful cases which are identified and confirmed to be actually bad debts and removed from receivables by writing off. Doubtful cases, पहले वो डाउटफुल था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि वो एक्चुअली बैड डेट्स है, तो हम लोग रिसीवेबल में से उसको रिमूव कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि उसका बैलेंस जो है उसमें से जीरो कर देना है हमें बाय राइटिंग ऑफ। तो आपके अलाउंस के लेजर में बस इतनी चीजें आ सकती है। Allowance for uncollectible accounts is used to reduce the carrying value of account receivable, बताया ना मैंने आपको बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। The normal balance for allowance is credit because it is contra asset. Contra asset का मतलब क्या है, it reduces asset. Increase to allowance बोल रहे आपके allowance में increase कब आएगा, तो जब आपका current bad debt estimates and reversal of have subsequent have occurred, तो जब आपके करंट बैड डेट का जो एस्टिमेशन है, यानी ये चीज है, आपका अलाउंस बढ़ेगा कैसे, क्रेडिट बैलेंस है ना उसका नॉर्मल बैलेंस। तो बोल रहे एक चीज तो कब हो सकती है, जब आप एस्टिमेट जो कर रहे हो वो, और आपको पता है ना बैड डेट्स रिकवर्ड का भी एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हमें लगता है कि पैसा नहीं आएगा, हमने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन पैसा आ जाता है, तो वो रिवर्सल्स यहाँ पे है, बैड डेट्स रिकवर्ड मैंने लिखा हुआ है। तो ये दो एंट्री की वजह से क्या होगा कि आपका जो अलाउंस है, अलाउंस का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो चीजें क्रेडिट में आएगी वो क्या करेगी, उसका बैलेंस बढ़ाएगी। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि इंक्रीज अलाउंस कौन लाता है, तो एक तो इस साल का एस्टिमेट और दूसरा प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिसीवेबल्स जो अब रिकवर हुए, यानी बेसिकली क्या बोल रहा है वो, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बस ये छोटा सा एक आपको अकाउंट का बस ये टेबल पता होना चाहिए। तो सर इंक्रीज के लिए हमने देख लिया, तो डिक्रीज के लिए तो एक ही चीज बचा, क्या है, राइट ऑफ्स, जो बैड डेट्स होते हैं वो। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज द अकाउंट ओकर व्हेन स्पेसिफिक अकाउंट्स डीम्ड अनकलेक्टेबल आर आइडेंटिफाइड एंड रिटर्न ऑफ। तो ये बेसिक चीज है, यूएस गैप के एंगल से वो लोग थियरी में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड अलाउड है कि राइट ऑफ या नहीं, तो आपको यूएस गैप के हिसाब से बस पता होना चाहिए, ओनली अलाउंस मेथड इज अलाउड, ओनली अलाउंस मेथड इज अलाउड। परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मेथड भी मैंने बताया था ना आपको कि जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स हो गए तो आप क्या बोलोगे कि भाई 5% निकाल लो, तो सीधा सम करते हैं। देखो ABC company uses a percentage for uncollectible accounts based on year end balance। हमेशा देखना है परसेंटेज किस पे लगाना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ईयर एंड बैलेंस पे लगाना है। कंपनी एस्टिमेट्स दैट द बैलेंस इन अलाउंस अकाउंट मस्ट बी 2%, दे दिया उन्होंने 2% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ 80,000, दे ही दिया है। हमारा क्लोजिंग क्या है 80,000, वो बोल रहा है 2% होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स कितना आएगा, 80,000 इंटू 2% यानी 8 2 16, 1600 आएगा। लेकिन मैंने आपको जब अलाउंस टॉपिक पढ़ा रहा था तब क्या बोला था कि अलाउंस सिर्फ पहले साल में क्या होता है, पूरा आता है। जैसे कि अगर हमारा ये फर्स्ट ईयर है डियर फ्रेंड्स, और हमें पता चलता है कि हमारा अलाउंस 20,000 होना चाहिए, तो सिर्फ पहला साल ऐसा होता है जहां पे आप एंट्री पूरी करते हो। फिर मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर से क्या होता है, आपका ओपनिंग अलाउंस का बैलेंस ऑलरेडी होता है। तो नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाता है, अगर आपका ओपनिंग है उसका मतलब आप क्या करोगे, सिर्फ डिफरेंस की एंट्री पास करोगे। क्या करोगे, सिर्फ डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिल गया 80,000 इंटू 2%। इससे इजी तो सम नहीं हो सकता ना, वो लिख के दे रहा है कि भाई 2% का अलाउंस बनाओ 80,000 पे, तो 80,000 इंटू 2%।
फिर साथ में वो क्या बोल रहा है कि बैलेंस इन अलाउंस बिफोर एडजस्टमेंट। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? 1000 है। रिक्वायर क्या है? तो जर्नल एंट्री बताओ कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले अलाउंस का लेजर अगर डियर फ्रेंड्स देखो तो आपको पता है ना, वो कॉन्ट्रा एसेट है। अलाउंस कहाँ होता है बैलेंस शीट में? तो बोले करंट एसेट में सर रिसीवेबल्स में से माइनस होता है। तो रिसीवेबल से माइनस होता है मतलब रिसीवेबल डेबिट होता है, तो अलाउंस का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था 1000, वो आके क्रेडिट साइड पे आ गया ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस आपने खुद निकाल दिया 80,000 इंटू 2%। तो डियर फ्रेंड्स 1000 आपका था, 1600 इस बार होना चाहिए। उसका मतलब बाकी का फिगर क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 600। और आपको एंट्री तो पता है ना क्या करनी होती है जब आपको अलाउंस बढ़ाना है? तो मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, अकाउंटिंग की दुनिया का सिंपल रूल है, अगर किसी चीज का बैलेंस बढ़ाना है तो उसके जो नॉर्मल बैलेंस होता है उस साइड का इफेक्ट दो, और अगर घटाना है तो ऑपोजिट। तो अलाउंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो देखो अलाउंस 600 से क्रेडिट किया और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया 600 से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखना है। आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप लोग मस्त पढ़ाई करके जाओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सर मतलब देखो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन, फिर से देखो 2% ऑफ ईयर एंड रिसीवेबल ऑफ 80,000, यानी आपको पता है 1600। फिर आपको लगेगा सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने तो हाईलाइट किया है, लेकिन वो लोग एग्जाम में हाईलाइट नहीं करेंगे ना आपके लिए। बैलेंस इन अलाउंस अकाउंट इज 1000 डेबिट लिखा है डियर फ्रेंड्स। तो फटाफट एग्जाम में ऐसा मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या हो जाए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1000 ना लिख दे हम लोग, ध्यान रखना। ये रेयर केस है, लेकिन उसने ही बोला है कि आपका जो बैलेंस है ना वो डेबिट है। तो देखा आपने ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? 1000। और क्लोजिंग बैलेंस 1600 क्रेडिट है। सर वो कैसे पता चला? क्योंकि वो तो हमारा एक्सपेंस है ना, अलाउंस बनाने को बोला। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी डियर फ्रेंड्स? 1000 प्लस 1600। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो -1000 है और इसको कहाँ ले जाना है? 1600 ले जाना है। तो सिमिलर एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 2600, और अलाउंस को बढ़ाना है तो क्रेडिट अलाउंस। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर रिवर्स केस होता तो आपको पता है ना दोनों केस में क्या आंसर आता? सर मतलब कि अगर ये इंटरचेंज हो जाता तो इसी तरह से ऊपर के केस में, अगर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1000 दिया होता और ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1600 दिया होता, तो यू नो ना कि आपका अलाउंस 1600 है और आपको 1000 ले जाना है, यानी कि अलाउंस क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो यही एंट्री होती, लेकिन क्या होती? रिवर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हमें यहाँ पे क्या करना था, 1000 हमारा अलाउंस है, इसको 1600 ले जाना था, तो आपने बैड डेट डेबिट किया, अलाउंस क्रेडिट किया। अगर ये ओपनिंग होता और ये क्लोजिंग होता, यानी कि रिवर्स केस, तो आपको 600 कम करने होते ना। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाती? अलाउंस डेबिट टू बैड डेट। आई होप आप समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से देखना क्लास के बाद में, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आपके पास मेरा नंबर है। एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, एज मानी की उम्र। सर अकाउंटिंग में हम क्या एज की बात कर रहे हैं? सिंपल, जिस दिन पे अपनों ने सेल किया और जहां तक पैसा नहीं आया वो उसकी एज। मतलब कि अगर उसको 2 महीना हो गया तो उस रिसीवेबल का एज क्या हुआ? 2 मंथ्स। सर इसमें क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये लोग देखो, हमने बाइफरकेशन किया कि किसको 30 से 60 डेज हुए, किसी को 60 से 90 हुए, किसको 90 से भी ज्यादा डेज हो चुके। ठीक है, फिर हर एक कैटेगरी में हमने बैलेंस निकाला। सर ये कैसे निकलेगा? एकदम सिंपल है, अगर आप टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, 1 क्लिक
में आप क्या कर सकते हो, लाइव रिसीवेबल निकाल सकते हो, जो आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन दे देगा कि भाई किसको कितना टाइम हुआ है। ठीक है, तो आपको तो वैसे भी टेंशन नहीं करना था, एग्जाम में दिया ही जाता है, लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि सर प्रैक्टिकली क्या होता है, तो प्रैक्टिकली हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में यू कैन जस्ट क्लिक एंड गेट दिस रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये जजमेंट है, तो जजमेंट आपके लिए सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, ये हम हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीजें रिस्की होती जाती है। तो आप देखो 0.01, फिर 60 डेज वालों को 0.03, जैसे 61 to 90 हुआ तो 0.10 कर दिया 10, और 90 से ज्यादा में 0.20। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमें जो रिस्क है पैसा ना आने का, ये क्या है, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टिबल, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर क्या किया आपने, सिंपल, कैलसी आपको एग्जाम में ले जाना अलाउड है। ओके, क्या करोगे, अमाउंट दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज दिए हुए, ये आपका आय आ जाएगा और ये आ गया टोटल। तो जो ऊपर उन्होंने जैसे दे दिया था कि भाई हमने सीधा क्या किया था, टोटल रिसीवेबल के ऊपर 2%, यहाँ पे हमारे अलग 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 परसेंटेज है जो हमने अलग अलग कैटेगरीज पे लगाए। ठीक है, आपके लिए तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिगर तो ये मैथ्स है डियर फ्रेंड्स। वो आपको 80 पे 2% लगाने को बोले या 4 अलग पे परसेंटेज लगाने को बोले, आंसर तो आपको आना ही चाहिए, वो तो मैथ्स है। आपको पता होना चाहिए अलाउंस वाला लॉजिक कि भाई सर पहला साल होता है ना सर, तो पूरा एंट्री करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस टू अलाउंस। और सर अगर क्या होता है, पिछले साल में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, कहां पे पहुंचना है, तो बोले सर ओपनिंग 1000 है और 1600 जाना है, तो 600 से बढ़ाना पड़ेगा। ओपनिंग 1600 है और 1000 को ले जाना है क्लोजिंग, तो सर 600 से रिड्यूस करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया, 1600 का आपका क्लोजिंग होना चाहिए, और देखो ओपनिंग दिया हुआ है 10,000 क्रेडिट बिफोर, 10,000 क्रेडिट लिखा है, सो ये रहा आपका, सॉरी 10,000 नहीं है, कितना है 1000। तो ये आपका ओपनिंग, ये टेबल में से परसेंटेज परसेंटेज खेल के आप लोग जो फिगर लाए 1600, ये क्लोजिंग, तो बैलेंसिंग फिगर, तो वही 600 वाली एंट्री होगी डियर फ्रेंड्स। ये तो मेथड अलग है ना, अपना एडजस्टमेंट एंट्री तो सेम ही रहेगा। तो ऑलरेडी 1000 तो है, 1000 वाली चीज को 1600 ले जाना है, तो सिर्फ 600 का इंक्रीज करना है, तो ये रहा 600 की एंट्री। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंस, ये मेरे नोट से आपके लिए, अंडर बोथ द परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी जहां पे आपको 80,000 इंटू 2% बोला गया था, या फिर एजिंग एनालिसिस जहां पे आपको 2-3-4 अलग अलग डेटा दिए गए थे, 2-3-4 परसेंटेज दिए गए थे। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों में आपको डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि डियर फ्रेंड्स आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा, आपको जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है ना वो प्लग एंट्री है, प्लग एंट्री। सर प्लग एंट्री मतलब देखो आपको ओपनिंग दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ था हर एक सम में, तो आपको जो पूछा जाता है वो प्लग एंट्री है, मतलब जो बीच का जो आपको प्लग इन करना है स्पेस में, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। The entry recorded will be plug entry working backwards to achieve the desired balance. सर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि अगर मुझे 1000 पे अभी मेरा बैलेंस है, करेक्ट, और 1600 पे ले जाना है, तो प्लग इन क्या बोलता है कि 600 का और एडिशनल होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, प्लग इन। बैड डेट एक्सपेंस, the amount charged to earning for bad debt expense of period includes the provision made each period throughout the year and adjustment made at that year and decrease or balance। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थियरीज है, ऐसे डेफिनेशन आपको पूछे नहीं जाते। कॉन्सेप्ट आपको पता है, डायरेक्ट बैड डेट की एंट्री अलाउड नहीं है, यहाँ पे क्या करोगे, अलाउंस में राइट ऑफ करोगे। सर कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट राइट ऑफ क्या होता है, बैड डेट डेबिट टू मिस्टर ए, तो क्योंकि हमने डायरेक्ट राइट ऑफ मना किया तो सिर्फ ये पोर्शन चेंज हो गया। देखो यहाँ पे राइट ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंट रिसीवेबल, वही कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उन्होंने भी क्या है,
स्मार्ट होके बोल दिया कि हम लोग राइट ऑफ नहीं अलाउ करेंगे। तो ये क्या होता है, देखो, while estimating uncollectible amounts, company does not know which customers will end up not paying. When as a specific receivable is formally determined to be uncollectible, the following entry is made. तो जहां पे बैड डेट डेबिट होता था उसके जगह हम लोग अलाउंस डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट तो देखो मिस्टर ए ही हुआ, अकाउंट रिसीवेबल। तो समझ आ रहा है फर्क? यूएस गैप में क्या होता है कि जब बैड डेट होता है तो क्या होता है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट नहीं होता है। हाँ, अलाउंस में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है जब आप पहली बार बुक कर रहे हो। तो यहाँ पे यूएस गैप में क्या याद रखोगे कि अगर जब आपको 100% श्योर हो जाए कि पैसा नहीं आने वाला है तो बैड डेट टू मिस्टर ए नहीं करना है, क्या करना है, अलाउंस टू मिस्टर ए। फिर कई बार क्या होता है कि सब्सिक्वेंट कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या हुआ, बैड डेट्स जो आपका पैसा था वो रिकवर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग ने थोड़ा लंबा प्रोसेस कर दिया है। आप लोगों को पता होगा हम इंडिया में क्या करते हैं, सर पैसा आया यानी कैश डेबिट, और बंदे के लेजर को नहीं छेड़ते। क्योंकि आप समझो कि हमने आज क्लास के स्टार्ट में एग्जांपल लिया था ना मिस्टर ए का। तो अगर मिस्टर ए ने हमको पैसे दिए, करेक्ट, मिस्टर ए ने हमको पैसे नहीं दिए, यानी मिस्टर ए आपका जीरो कर दिया आपने बैलेंस। याद है ना, पहले सेल्स बुक किया था, क्या एंट्री किया, मिस्टर ए टू सेल्स। फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये पैसा नहीं देगा तो हम लोग इंडिया में बैड डेट डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बैड डेट डेबिट, क्या होगा, अलाउंस डेबिट होगा। डजंट मैटर, क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर ए। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ मिस्टर ए's बैलेंस इज जीरो। तो इंडिया में हम लोग क्या कर देते, सीधा कैश टू बैड डेट रिकवर्ड कर देते थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड की जगह टू मिस्टर ए करूं तो आप समझ रहे हो ना क्या होगा, मिस्टर ए का बैलेंस इस एंट्री से पहले क्या था, जीरो। अब मिस्टर ए का बैलेंस क्या हो गया, इज इट ए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट बैलेंस। एंड व्हाट डज क्रेडिट बैलेंस मीन, सर ये एंट्री का मतलब तो ये हो जाएगा कि मिस्टर ए हमसे 10,000 मांग रहा है। तो इसलिए हम लोग इंडिया में सिंपल रखते, उस बंदे को छेड़ते ही नहीं है, सीधा क्या कर देते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ना डियर फ्रेंड्स आपको यूएससीएमए में याद रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं, लेकिन ये लोग को क्या है, लंबा रास्ता चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको वापिस क्रिएट करेंगे, मिस्टर ए को जिंदा करेंगे। तो मिस्टर ए को पहले डेबिट करवाया 10,000 से और क्रेडिट करवाया अलावेंस को। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ना अलावेंस का बैलेंस बढ़ता कैसे है, जब आप एक्सपेंस डेबिट करते हो और आप बैड डेट्स रिकवर्ड, ऊपर फॉर्मेट दिखाया था ना मैंने, आ गया, ये दो चीजें, एक बैड डेट्स और एक बैड डेट रिकवर्ड। और घटता कैसे, एक्चुअल बैड डेट से। ये क्या है, प्रोविजन, बैड डेट का प्रोविजन करने से, और जो हमने राइट ऑफ कर दिया था उसका इफेक्ट। वो तो ऑब्वियस है डियर फ्रेंड्स, आप राइट ऑफ कहाँ पे करते हो, यहाँ पे, तो उसका रिवर्सल तो ऑपोजिट साइड ही आएगा। तो बस आपको याद रखना है, कोई भी एक फिगर भी आपको याद रहेगी तो बाकी सब याद रहेगी। वापिस कमिंग बैक, तो वो लोग ने क्या किया, डबल एंट्री कर दी। यहाँ पे अलाउंस को क्रेडिट किया 10,000 से, फिर क्या करेंगे पता है, कैश आया 10,000, और मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया फिर से। तो आपका ये सीएमए वो लोग क्या है कि कान तो पकड़ते लेकिन पूरा हाथ घुमा के, हम लोग इंडिया में क्या करते, ये तो डेबिट और क्रेडिट सेट ऑफ हो गया ना डियर फ्रेंड्स। मिस्टर ए 10,000 से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो हम लोग इंडिया में क्या करते, ये एंट्री कैंसिल हो जाती है और बचती है ये दोनों ही, क्या, कैश डेबिट टू। तो कैश डेबिट हुआ यानी कि हमारा असेट बढ़ा,
एंड बैड डेट रिकवर्ड जो होता है वो आपका P&L को क्रेडिट हुआ, यानी आपका प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग कट है, तो इन एसेंस तो वही हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी कि पहले तो जो भाई बंदे को जिंदा करो कि भाई जिसका 0 कर दिया था उसको वापस बैलेंस लाओ, तो उसको वापस डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया अलावेंस को। तो पहले तो हमने उसको क्या किया, रिवाइव किया। फिर हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे कि भाई उसका हमने बैलेंस बना दिया, फिर बोलते कि तो हाँ उसका 10,000 मांगना था, तो हाँ, तो बोले उसका 10,000 आ गया, यानी कैश डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल्स पता है ना अकाउंटिंग के, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पहले हमने उसको रिवाइव किया, तो डेटर को रिवाइव करना है, अगर उसका डेबिट बैलेंस लाना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही है। सेकंड एंट्री तो सिंपल है कि वो डेटर आपको पैसा दे रहा है, तो कैश टू डेटर। खाली ये एंट्री याद रखना कि क्रेडिट क्या किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यूएस गैप में उसने बोला ही है कि हर एक चीज अलाउंस थ्रू रूट होती है। आई होप आप लोग डिफरेंस समझ गए। टू रिस्टोर द अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, ठीक है, दोनों में आपको समझ आया कि नहीं कि यहाँ पे क्या स्टोरी चल रहा है। आप लोग वापस क्या करोगे, रिसीवेबल को क्रिएट करोगे, फिर वापस उसको क्लोज करोगे, जबकि यहाँ पे इंडिया में हम वापस उसको ओपन नहीं करते, सीधा कैश टू बैड डेट रिकॉर्ड कर देते। बट ये आपको भूल जाना है, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। अगर आपका कोई और कोर्स साथ में चल रहा है या फिर बीकॉम वगैरह कुछ चल रहा है तो डियर फ्रेंड्स मिक्सअप मत कर देना, क्योंकि ये चीज आप बीकॉम में या कहीं पे जाके लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी, और बीकॉम वाली चीज यहाँ पे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी। तो अगर ये एक दो चीज साथ में चल रही है तो मेक श्योर यू डोंट मिक्स अप द थिंग्स, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है आपको, क्या कि हम लोग यहाँ पे जब राइट ऑफ करके वापिस आता है पैसा तो उस पर्सन को वापिस रिवाइव करते। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, अलाउंस क्रेडिट किया। ये वाली एंट्री तो फेयरली सिंपल है, पैसा आया, कैश डेबिट, क्रेडिट द गिवर। ओके, अभी आपके टॉपिक में सिर्फ एक ही आपके चैप्टर में एक ही टॉपिक बाकी है, फैक्टरिंग, ठीक है। और फैक्टरिंग में 2 कॉन्सेप्ट है, एक विदाउट रिकोर्स एंड एक विथ रिकोर्स। उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म, और मैंने 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यही टाइम पे कल 5:30 को लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और ये लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक 20-25 मिनट्स या फिर उससे कम में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जो है ना वो आपका अकाउंट का एक चैप्टर था, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। देन आई एम प्लानिंग टू टेक 1 चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सर सारे सब्जेक्ट्स में आपका एक्सप्लेनेशन कैसा रह रहा है, ठीक है। तो फिर एक कॉस्टिंग का एक सिंपल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। एंड कल क्या ट्यूसडे, तो बाय वेडनेसडे और थर्सडे आई अज्यूम कि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन टेक कॉल कि सर आप जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स का तो कंफर्मेशन आ चुका है, जिसको सोचना है कि भाई सेट हो रहा है कि नहीं डेमो लेक्चर वगैरह, तो ये कल आप देख लेना। उसके बाद आप फिर से आपका ये अकाउंट देख लेना कि भाई समझ में आए या कॉन्सेप्ट्स नहीं, ठीक है। फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉस्टिंग, वो खत्म होते होते आपको क्या करना है, डिसीजन फ्रीज कर लेना है कि सर यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। कोई भी आपका डिसीजन रहो, डजंट मैटर, ठीक है। चलो, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है ही। अदरवाइज आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। ओके, बाय बाय। चलो, कीप रीडिंग, हैव फन। थैंक यू सर।